सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत चल रहा था उसके अंदर एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, तो उनका भी हम संक्षिप्त में देखेंगे। उसके बाद आगे उस सिद्धांत के पक्ष में वेगनर ने क्या प्रमाण दिए, उसके अंदर क्या क्या यानी सिद्धांत के अंदर दोष थे, उस दोषों का मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा वेगनर के अनुसार द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसका हम विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वेगनर ने, यदि हम पहला देखना चाहें इससे पूर्व भूमिका इसकी बनाए, तो वेगनर ने, हमने कल वीडियो के अंदर देखा था कि वेगनर ने भूगर्भीय बनावट, वनस्पति शास्त्र, जलवायु शास्त्र के आधार पर यानी अपना जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। और सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले जो स्थलखंडों की स्थिरता की जो संकल्पना है उसको गलत प्रमाणित करने के लिए यानी वेगनर ने बताया प्री कार्बोनिफेरस युग के अंदर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको उसने क्या नाम दिया? पैंजिया दिया। और पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, पैंथालासा था। और बाद में क्या हुआ, यानी प्री कार्बोनिफेरस के अंत के अंदर पैंजिया का विघटन हुआ। और विघटन में वेगनर ने दो बलों का योगदान बताया था। अभी पैंजिया का जो प्रवाह हुआ उसमें दो बल लगे थे। एक बल का तो हमने डिस्कस किया था भी गुरुत्व बल तथा प्लवनशील बल, जिसके कारण यानी पैंजिया का प्रवाह भूमध्य रेखा की तरफ हुआ। दूसरा उसने वेगनर ने क्या बताया कि जो पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ वो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। तो ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ, यानी पैंजिया का विघटन हुआ और पैंजिया दो टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाला टुकड़ा था लोरेशिया, जिसके अंदर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं लोरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया को इसने सम्मिलित किया। इसके बाद गोंडवाना लैंड में उसने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को यानी गोंडवाना लैंड का भाग बताया। उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था कि जो वर्तमान की ये महाद्वीप और महासागर कैसे बने, तो उसने बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से हटके इंडियन प्लेट उत्तर में खिसकी तो हिंद महासागर का निर्माण हुआ। चूंकि ये जुड़े हुए थे तो हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में मध्य कटक है वो का निर्माण भी हुआ। उसके बाद वेगनर ने बताया कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम की तरफ जो विस्थापन हुआ, जिसके कारण क्या है यानी ये यूरोप और अफ्रीका से अलग हुए, तो यहाँ एक अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर का निर्माण हुआ। क्योंकि ये असमान गति से हुआ तो जिसके कारण इसके मध्यवर्ती भाग में मध्य अटलांटिक कटक भी पाया जाता है। इसके बाद यानी वेगनर ने बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों से यानी महाद्वीपों का प्रतिस्थापन होने से आर्कटिक सागर का निर्माण हुआ और यहाँ से ये हटा अफ्रीका तो यहाँ अंटार्कटिका का प्रमुख रूप से क्या है निर्माण हुआ। इसके बाद हमने देखा कि प्रशांत महासागर का निर्माण कैसे हुआ। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो जो पैंथालासा था, पैंथालासा पर ये महाद्वीपों के जो टुकड़े अंगारा लैंड यानी आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड फिर यानी बिखरे, तो यानी जो पैंथालासा था धीरे धीरे चारों दिशाओं से महाद्वीपों का अतिक्रमण हुआ, तो जो संक्षिप्त भाग बचा वो कहलाया प्रशांत महासागर के नाम से जाना गया। तो ये चीजें हमने मोटी मोटी कल अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे जो वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो दिया है वेगनर ने, तो इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिए। तो वेगनर के सिद्धांत के प्रमाण की यदि हम बात करते हैं, वे अपने सिद्धांत के पक्ष में क्या प्रमाण वेगनर ने दिए, तो वेगनर ने क्या किया कि भूगर्भीय बनावट, जलवायु तथा वनस्पति वितरण के आधार पर यानी
प्रारंभ में वेगनर ने बताया कि जो ये वर्तमान के जो महाद्वीप हैं ये एक स्थल भाग के रूप में संगठित थे और जिसको उन्होंने पेंजिया के रूप में परिभाषित किया है। और वर्तमान के इस महाद्वीपों को यदि जोड़ दिया जाए तो पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। तो एक तो प्रमाण ये हो गया कि इनको वर्तमान जो महाद्वीपों को यदि जोड़े तो पेंजिया के रूप में संगठित किया जा सकता है। और इसी घटना को क्या है, जिप्सा फिट के नाम से जाना जाता है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, एमए परी और बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर पूछा जा सकता है। जिप्सा फिट क्या है? तो जिप्सा फिट है यदि किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर दिए जाए और उसको यानी उस तरीके से वापस जोड़ दिया जाए तो ये घटना जिप्सा फिट कहलाती है। जिस प्रकार दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। तो इस घटना को जिप्सा फिट के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का प्रश्न ये आया हुआ भी है और आगे एग्जाम के अंदर आने की पूर्ण संभावना इसके अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्ट तो क्या हो गया कि वर्तमान के महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। तो एक पक्ष तो हो गया ये। दूसरा यदि हम बात करते हैं अंध महासागर के जो यानी भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें एक रूपता पाई जाती है। और जैसे अंध महासागर है और इसमें उत्तरी अमेरिका को यानी कि पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका से मिलाया जा सकता है। तो अंध महासागर के दोनों तटों के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, समानता पाई जाती है। तो इसके आधार पर भी वेगनर ने प्रमाणित किया कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक संगठित रूप में पेंजिया के रूप में संगठित थे। तीसरा यदि हम प्रमाण की बात करते हैं तो भूगर्भिक जो परमाणु के आधार पर वेगनर ने यह प्रमाणित किया कि अंध महासागर के जो दोनों तट हैं और उन दोनों तटों पर कैंडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और इन पर्वत श्रेणियों में समानता पाई जाती है। और इस समानता के आधार पर भी वेगनर ने क्या प्रमाणित कर दिया कि ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। तो ये तीसरा प्रमाण के रूप में हम देखते हैं। यानी फर्स्ट तो इसको जोड़ा जा सकता है, दूसरा इसने क्या कहा कि अंध महासागर के दोनों जो तट हैं इसको आपस में जोड़े तो यानी ये आपस में संगठित रूप से इनको किया जा सकता है। और तीसरा भूगर्भिक परमाणु के आधार पर अंध महासागर के जो दोनों तट हैं इनमें कैंडोनियन और हर्सिनियन की जो पर्वत श्रेणी है उसमें समानता पाई जाती है। इसके आधार पर मैं प्रमाणित कर दिया कि पेंजिया के रूप में सभी महाद्वीप संगठित थे। चौथा यदि हम देखें दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका से मिलाया जा सकता है और इनके पश्चिमी तटों का अध्ययन के आधार पर दोनों तटों में समानता बताई है। यानी क्या कहा, ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट इसमें मिलाया जा सकता लेकिन पूर्णतः नहीं मिलाया जा सकता। 400 से लेकर कितना, 400 से लेकर 800 किलोमीटर का अंतर आता है। और ये अंतर का कारण क्या बताया कि इतने लंबे समय से इसका अपर्दन हो रहा है समुद्री लहरें द्वारा या अन्य कारकों के द्वारा, जिसके कारण ये गैप है वो प्रमुख रूप से क्या है, आता है। तो इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तटों के अंदर यानी दोनों तटों के अंदर यानी मिलाया जा सकता है। और इसी के आधार पर यानी इसने प्रमाणित किया कि ये स्थलखंड जुड़े हुए थे लेकिन इसमें 400 से 800 किलोमीटर का यानी अंतर है और अंतर का कारण यानी अपर्दन की क्रिया के कारण ये यानी ये मगध तट वर्तमान में पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम 5वें कारण की यदि हम बात करते हैं तो यानी ग्लोबटोरिस वनस्पति है वो पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक द्वीप है ये यहाँ फॉकलैंड द्वीप पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के अंदर ये ग्लोबटोरिस वनस्पति पाई जाती है। ये प्रमाणित होता है कि ये स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे और ये गोंडवाना के भाग थे। यदि हम 5वां कारक की जाना चाहें यानी इसका यानी इसके पक्ष के अंदर तो यानी टिलाइट चट्टाने, ये 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि
टिलाइट अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित है, और ये चट्टानें गोंडवालैंड के अंदर, जिसके अंदर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और फॉकलैंड के अंदर पाई जाती है। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये स्थलखंड है वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद यदि हम देखना चाहें भी नेक्स्ट इसके पक्ष में परमाणु वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में देखें तो जो कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण का प्रभाव है वो फोकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये तभी संभव है जब ये स्थलखंड आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। और ये इसका जो दक्षिणी ध्रुव था वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर यानी नटाल के पास या यूं कहें डरबन के पास स्थित था। तो ये भी वेगनर के पक्ष में यानी प्रमाणित होता है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट वेगनर के महाद्वीपीय पक्ष में जो तर्क दिया, उन्होंने बताया कि अंध महासागर के दोनों जो तटों की जो चट्टानें हैं उसमें पाए जाने वाले जो जीवाश्म अवशेष हैं, वनस्पति अवशेष है, उसमें समानता पाई जाती है, यानी अटलांटिक महासागर के इन तटों और इन तटों में। तो इससे भी साबित होता है कि ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा नेक्स्ट इसके पक्ष में परमाणु की बात करते हैं तो जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है यहाँ पर एक जीव पाया जाता है, लैमिंग। कौन सा जीव पाया जाता है? लैमिंग जीव पाया जाता है। और लैमिंग जीव की विशेषता क्या है, यानी जब ये बहुतायत से हो जाते हैं ये जीव तो यानी ये पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं। यानी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र था, ये उत्तरी अमेरिका वाला जुड़ा हुआ था, तो अधिक संख्या में होने पर ये पश्चिम की तरफ दौड़ते थे, और जब ये भूखंड अलग हो गए तो ये स्कैंडिनेवियन जीव पश्चिम की तरफ दौड़ते हुए और इस समुद्र में जाकर समाप्त हो गए। तो इस प्रकार इसके आधार पर भी ये प्रमाणित होता है कि ये स्थलखंड है वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो ब्राजील का जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग में सोना पाया जाता है, और यहाँ पर अफ्रीका के अंदर देखें तो इस क्षेत्र के अंदर यानी अवसादी चट्टानों के अंदर यानी सोना के निक्षेप मिलते हैं, प्लेसर चट्टानों के अंदर जिसको कहते हैं। तो ये प्रमाणित होता है कि ये भूखंड इससे क्या है, जुड़ा हुआ था। तो ये भी इसके पक्ष में प्रमाणित होता है। और इसके बाद यदि हम देखें तो ये तो आ जाता क्या है, यानी वेगनर के महाद्वीपीय पक्ष में प्रमाण। इसके साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे कि वेगनर ने यानी द्वीपों या द्वीप के तोरणों की उत्पत्ति कैसे बताई है। तो द्वीप के तोरणों की उत्पत्ति के बारे में यदि हम देखना चाहें तो वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों के प्रवाह की गति में स्थिरता उत्पन्न हो जाने के कारण, और स्थिरता कैसे उत्पन्न हुई, वेगनर ने बताया कि सियाल जो महाद्वीपीय भाग बने हैं सीमा पर तैर रहे हैं, और इसके अंदर यानी दूसरी बात ये कहती कि सीमा के रुकावट के कारण यानी महाद्वीप का यानी कुछ भाग यानी प्रवाह का साथ नहीं दे पाया, और साथ नहीं दे पाया तो जिसके कारण यानी इन द्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे मैं उदाहरण दूं, जब एशियन प्लेट पश्चिम दिशा की तरफ यानी इसका यानी प्रवाह हुआ तो इसका कुछ भाग सीमा की रुकावट के कारण साथ नहीं दे पाया, जिसके अंदर हम बात करते हैं सखालिन, क्यूराइल्स, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया वाले ये द्वीप समूह इनका साथ नहीं दे पाए, जिसके कारण इन द्वीपीय तोरणों या द्वीपीय चापों का मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर निर्माण हुआ। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें जो कैरिबियन द्वीप समूह है ये वाले, ये कैरिबियन द्वीप समूह जब उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ जो ज्वारीय बल लगा उसके कारण पश्चिम की तरफ यानी इनका विस्थापन हुआ, तो इसका कुछ भाग है वो सीमा की रुकावट के कारण इसका साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया, जिसके कारण ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है जिसके अंदर यानी ये सारे के सारे द्वीप आ जाते हैं, जो वेस्ट इंडीज के
जो द्वीप समूह है और ये जो कोलंबिया है, ये जो कैरिबियन द्वीप समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो इन कैरिबियन द्वीप समूह का निर्माण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जब पश्चिमी की परवाह हुआ तो इसका कुछ भूखंड है, इसका साथ प्रवाहित न होकर सीमा की रुकावट के कारण रुक गया, जिसके कारण द्वीपीय इन कैरिबियन द्वीप समूह का प्रमुख रूप से क्या है निर्माण हुआ। तो ये तो क्या द्वीपों और चापों की उत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में। तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में यदि हम देखना चाहें तो जो वेगनर महोदय है, वेगनर महोदय ने यानी इसके बारे में निष्कर्ष निकाला कि जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही थी तो सीमा की रुकावट के कारण जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग थे, विशेष तौर पर यानी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहे थे, तो सीमा में रुकावट आने के कारण यहाँ यानी एंडीज और रॉकीज पर्वत श्रेणी का प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर यानी निर्माण हुआ। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यानी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रायद्वीपीय प्लेट, जब मध्य रेखा की तरफ इनका खिसकाव हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ यानी टेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ। और टेथिस भूसन्नति में जो मलबा के वलित होने से यानी वलित पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, यानी ये अल्पाइन पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण टर्सरी युग के अंदर हुआ। तो इनका निर्माण भी यानी इसके द्वारा यानी बताया कि जब एशियन, अफ्रीकन, इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा की तरफ खिसकी तो यानी यहाँ यानी जो टेथिस भूसन्नति बनी और टेथिस भूसन्नति ने वलन की क्रिया के कारण जो अल्पाइन पर्वत श्रेणी है वो टर्सरी युग के अंदर प्रमुख रूप से क्या है निर्माण हुई। और हिमालय का निर्माण भी इस तरीके से हुआ था, जब इंडियन प्लेट यानी उत्तर की तरफ खिसकाव हुआ या टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति का जो मलबा है वलित होने से जो ये हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण भी इसी प्रोसेस के तहत प्रमुख रूप से क्या है हुआ। तो ये हो गया क्या है यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में वेगनर ने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत का मूल्यांकन। तो वेगनर के सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करते हैं तो वेगनर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था तो मूलतः वो जलवायु के जो पास के जो तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे। और जैसे जैसे ये सिद्धांत आगे बढ़ता गया जो वेगनर महोदय है वो लोभ में पड़ गए और उन्होंने क्या है धीरे इस सिद्धांत में कुछ विवादास्पद बातें कह दी। यानी एक तरफ तो कह दिया कि सियार सीमा पर तैर रही है बिना रुकावट के, दूसरी तरफ क्या कह दिया कि सीमा के रुकावट के कारण क्या है यानी जो ये पर्वत श्रेणी है वलित पर्वत श्रेणी का और द्वीप चापों का निर्माण हुआ। तो परस्पर विरोधी बातें वेगनर ने के सिद्धांत में की। इस सिद्धांत के अंदर यदि हम देखना चाहें तो निम्नलिखित मुख्य रूप से क्या है इस सिद्धांत के अंदर कमियां थी। तो सर्वप्रथम वेगनर के सिद्धांत की कमियों की यदि हम बात करते हैं तो वेगनर द्वारा जो प्रयुक्त बल था, कौन सा बल बताया था, ज्वारीय बल। और ज्वारीय बल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी इन महाद्वीपों का पश्चिम की तरफ क्या हुआ प्रवाह हुआ। यदि यह ज्वारीय बल वर्तमान के जो ज्वारीय बल से यदि यूं कहें कि 90 अरब गुना अधिक होता तो ये चीजें संभव हो सकती थी कि ये महाद्वीपों का प्रवाह यानी पश्चिम की दिशा की तरफ होता। यदि इतना बल उसमें लगा होता तो जो पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है वो उस दबाव की वजह से एक वर्ष के अंदर बंद हो जाता भाई। क्यों? क्योंकि यानी सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटी पावर के कारण क्या है दबाव की वजह से यानी पृथ्वी का परिभ्रमण पथ एक वर्ष में बंद हो जाता। फिर दूसरी बात करें कि जब गुरुत्वाकर्षण बल महाद्वीपों पर प्रवाह नहीं हो सकता
क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी पावर के कारण महाद्वीपों में बिखराव न होकर उसमें क्या होता, यानी एक जुड़ाव होता। तो ये प्रमाण जो वेगनर ने दिया है ये गलत साबित होता है। तो सर्वप्रथम इसके सिद्धांत की यह आलोचना होती है। दूसरा, वेगनर के सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं तो अंध महासागर के दोनों तट हैं, दोनों तटों के अंदर जो पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं और दोनों तटों पर मिलने वाले भूगर्भिक जो चट्टान की बनावट है उसमें समानता नहीं है और मेल नहीं खाते हैं। तो यहां जाकर भी कई भूगर्भवेत्ता इसके सिद्धांत की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इसके बाद वेगनर के सिद्धांत की थर्ड आलोचना की बात करें तो वेगनर ने परस्पर विरोधी बातें बताई। क्या विरोधी बातें बताई? एक तरफ तो कह रहा है कि सियाल सीमा पर तैर रही है, दूसरी तरफ बता दिया कि सियाल में अवरोध उत्पन्न होने के कारण द्वीपीय चापों और वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। तो यानी परस्पर विरोधी बातें हैं वो वेगनर ने अपने सिद्धांत के अंदर बताई। यदि हम इसकी बात मान भी लेते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रही है तो यदि सियाल सीमा से क्या है, कठोर है, तो उस पर कैसे तैर सकती है? तो ये तथ्य भी वेगनर ने दिया है, ये भी इसके विपक्ष के अंदर जाता है। चौथी, यदि हम बात करते हैं वेगनर के सिद्धांत के तो वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत दिया इसमें मुख्य रूप से इसकी प्रवाह की दिशा तो और इसकी तिथि, ये प्रवाह कब हुआ, इसकी तिथि और प्रवाह के बारे में वेगनर ने ज्यादा प्रकाश नहीं डाला। तथा उसके अंदर देखें तो जो पेंजिया का जो कार्बोनिफेरस युग है, कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया का जो विघटन हुआ तो इससे जो पूर्व है पेंजिया कौन से बल के द्वारा जुड़ा हुआ था, तो इसके बारे में भी वेगनर है वो कुछ नहीं बता पाया, जिसके कारण वेगनर के यानी सिद्धांत की प्रमुख रूप से क्या है, आलोचना हुई। और हम यदि देखना चाहें तो वेगनर ने यानी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया और यह सिद्धांत काफी लंबे समय तक क्या है, भौतिक भूगोल भू आकृतिक विज्ञान में यानी चलता रहा और वर्तमान में भी इस सिद्धांत हमारे सिलेबस के अंदर लगता है। तो इसके अंदर यानी 2-2 नंबर के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो भौतिक भूगोल हो या एमए परी के अंदर लगने वाला भू आकृतिक विज्ञान। तो उसके अंदर यानी कौन कौन सी कमियां थी उसको यदि हम देखना चाहें तो एक तो हमने कल ही डिस्कस किया था इसके यानी वेगनर का जो फर्स्ट पार्ट, हमने 2 पार्टों में वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, टेथिज का खुलना। तो टेथिज का खुलना क्या है, पेंजिया और पेंजिया के 4 और पेंथासाला। जब पेंजिया का विघटन हुआ और विघटन होकर ये 2 टुकड़ों में टूट गया और बीच का भाग क्या है यानी टेथिज सागर बन गया, टेथिज सागर का निर्माण हो गया, जिसको हम टेथिज के खुलना के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 नंबर का प्रश्न इसमें ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, लैमिंग क्या है? तो लैमिंग स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाने वाला एक जंतु था जो अधिक संख्या में होने पर पश्चिम की तरफ दौड़ता था। जब ये प्लेटें जुड़ी हुई थी तो ये पश्चिम में चला जाता था, लेकिन जब ये प्लेटें अलग हो गई तो ये जीव है बाद में समुद्र में जाकर समाप्त हो गया। उसके बाद जिग्साफिट क्या है, तो जिग्साफिट जिस प्रकार किसी वस्तु के टुकड़े किए जाए, जैसे ये है, इसको अलग कर दिया और इसको पूरे दोबारा पुनः जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार पेंजिया के जो ये वर्तमान में महाद्वीप बने हैं, इन महाद्वीपों को दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, इंडियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलाया जा सकता है, अंटार्कटिका को जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार यानी ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, जिग्साफिट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोटोरिस क्या है। तो ग्लोटोरिस एक प्रकार की क्या है,
वनस्पति है जो यानी गोंडवाना लैंड के अंदर है, यानी जो ये भूखंड थे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, फॉकलैंड के अंदर पाई जाती थी। तो इस प्रकार आज हमने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी अपने इसके अंदर देखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।